स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि बीते दिन महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ और इसी सिलसिले में अब सबसे बड़ी अपडेट आपको आज की ये दे दें कि बैठकों का दौर भी शुरू होने को है। पार्टी में टूट के बाद शरद पवार बैठक करने वाले हैं। हालांकि ये जो बैठक है वो आज नहीं बल्कि 5 जुलाई को बताई जा रही है। जी हाँ, 5 जुलाई को शरद पवार बैठक करेंगे। ये बड़ी बैठक होगी जो कि शरद पवार करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से छिटक कर एक कोने में शरद पवार हो गए हैं, उसके बाद की बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत पवार ने भी बैठक बुलाई है। भतीजे अजीत पवार ने भी बैठक बुलाई है। 36 से ज्यादा विधायकों को बुलाया है अजीत पवार ने। अजीत पवार जो बीते दिन तक जब सुबह होती है तो नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन दोपहर आते आते महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी बैठक बुलाई है। अजीत ने 36 से ज्यादा एनसीपी विधायकों को बुलाया है। यह बैठक भी 5 जुलाई को होगी, यानी चाचा भतीजा एक ही दिन बैठक करने वाले हैं। बांद्रा में अजीत पवार बैठक करेंगे। और 2 सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस वक्त। अनामिका पांडे मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, शरद पवार के घर के बाहर वो मौजूद है, और उधर अजीत पवार के घर के बाहर सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित का पहले रुख कर लेते हैं। सुमित, अजीत पवार की अगर हम बात करें तो ये वो नाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीते दिन सुबह नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन दोपहर आते आते महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब बड़ी बैठक बुलाने जा रहे हैं। बिल्कुल, और मोनिका, इसका किसी ने शायद अंदाजा भी नहीं लगाया था कि इस तरीके का उलटफेर जो है वो एनसीपी में हो सकता है, क्योंकि अगर हम शरद पवार की राजनीति को देखें तो उन्हें कहा जाता है कि वो राजनीति के बड़े चाणक्य है, लेकिन इस चाणक्य को कैसे जो है चकमा कहा जाएगा अजीत पवार की तरफ से दिया गया। बहरहाल मैं सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। जो तस्वीरें इस वक्त हम देवगिरी जो बंगलो है अजीत पवार का, उसके बाहर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। लगातार बधाई देने के लिए जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ विधायक भी हैं जो लगातार यहां पर उनका समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल अब क्योंकि जो कद है अजीत पवार का वो महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद ऊंचा हो चुका है। 2 उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिल चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस और वह दूसरी तरफ अब अजीत पवार। वहीं दूसरी तरफ जिस बैठक का आपने जिक्र किया, क्योंकि यह बैठक अपने आप में बेहद अहम इसलिए है कि इसके बाद एक सूरत हाल तस्वीर साफ होगी कि आखिर जो एनसीपी को लेकर कहीं ना कहीं अब दावा अजीत पवार की तरफ से किया गया है वो आखिर किसके हक में है। क्योंकि उसके बाद शरद पवार सामने आते हैं, वो ये जरूर कहते हैं कि हम कोर्ट का रुख नहीं करेंगे, लेकिन कल जब देर रात सुप्रिया सुले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती हैं तो वो ये कहती हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग है, लेकिन एनसीपी के ऊपर जो दावा है वो हमारा ही है, और इसके लिए हम बकायदा जो है वो चुनाव आयोग का भी रुख यहां पर करने से कोई गुरेज यहां पर नहीं करेंगे। आप क्योंकि अभी ठोका जाएगा, इस बात का जो संकेत है वो सीधे तौर पर दे दिया गया है। अनामिका पांडे का भी रुख कर लेते हैं। अनामिका, देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, लेकिन चाणक्य की चाणक्य नीति कहीं ना कहीं फेल हो गई बीते दिन और भतीजा आगे निकल गया। अब अगला कदम क्या होगा? क्या वाकई में दावा ठोका जाएगा? फिलहाल अभी तक जो अपडेट मिल रही है मोनिका, उसके मुताबिक थोड़ी देर में शरद पवार यहां से कराड़ के लिए निकलेंगे। सतारा से थोड़ी दूरी पर कराड़ है जहां पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुट रहे हैं और इसे उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। अभी अंदर इस वक्त बैठक चल रही है, कई बड़े नेता अंदर मौजूद है, वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी धीरे धीरे यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। 8 से 8:30 का वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ से शरद पवार निकलेंगे कराड़ के लिए, और मुमकिन है कि वो वापस पुणे ना आए बल्कि मुंबई जाएं, क्योंकि मुंबई में आगे की स्ट्रैटेजी बनानी है, ये तय करना है कि आगे क्या कदम उठाने हैं। 5 जुलाई की बैठक को लेकर बातचीत होनी है कि ये बैठक उन सभी दलों के साथ होगी जिनके साथ मिलकर एमवीए बना है, या फिर सिर्फ एनसीपी के नेताओं के साथ, विधायकों के साथ ये बैठक होनी है और आगे क्या होना है। याद होगा कल एक बयान भी सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि जो 8 विधायक जिन्होंने अजीत पवार के साथ शपथ ली है, कुल 9 लोग, उनके अलावा सभी हमारे संपर्क में हैं। वो 9 लोग संपर्क में नहीं हैं जिन्होंने शपथ ली है अजीत पवार के साथ में। तो अब जो और विधायक, पहले ये कहा जा रहा था कि 25 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, लेकिन बाद में 9 लोगों ने अजीत पवार को मिलाकर 9 लोगों ने शपथ ली थी। ऐसे में आज जो बैठक अभी हो रही है, इसके बाद कराड़ में जाकर जो शक्ति प्रदर्शन होना है, उसके बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हो सकती है कि अजीत पवार से कोई बातचीत तो नहीं होगी, लेकिन जिन विधायकों से पहले बातचीत होने का दावा किया गया है उनको कैसे साथ लेकर चला जाएगा। क्या वाकई जो 25 विधायक जिनका जिक्र पहले किया जा रहा था, क्या वो सभी विधायक इनके संपर्क में है शरद पवार के, या
इनके पार्टी के दूसरे यानी कि नेताओं शक्ति से प्रदर्शन के जरिए कुल मिलाकर अनामिका ये क्लियर हो जाएगा कि जो दावे किए जा रहे हैं और मुंह जुबानी जो बातें कही जा रही हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है। सुमित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुमित, वाकई में जमीनी हकीकत जाननी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बता रही है एनसीपी ने चिट्ठी लिखी है, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई है। एनसीपी की तरफ से अजीत को अयोग्य करार देने की अपील की गई है, यानी कि अजीत पवार को अयोग्य करार दिया जाए, ये चिट्ठी के जरिए इलेक्शन कमीशन से अपील की गई है। अजीत पवार जिस तरीके से शरद पवार का साथ छोड़कर शामिल हो जाते हैं एनडीए में अपने विधायक लेकर, और एनसीपी पर दावा ठोकते हुए अजीत पवार भी नजर आ रहे हैं कि जो तमाम विधायक हैं वो मेरे साथ है। मेरे पास 9 लोगों ने तो, अजीत पवार समेत 9 लोगों ने तो शपथ ली और 40 का दावा ठोकते हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं। सुमित का एक बार फिर से यहां पर रुक कर लेते हैं। सुमित, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई है, अजीत पवार को अयोग्य करार देने की अपील की गई है, लेकिन अजीत पवार तो अलग ही दावे ठोक रहे हैं। ये लड़ाई क्या ठीक वैसे ही होगी जैसे बीते साल हमने देखा था उद्धव ठाकरे को? बिल्कुल, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत ने ये कुछ जो है मोनिका यहां पर देखा है, और ये जिस सवाल का आप यहां पर जिक्र कर रही है ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। तस्वीरें भी आप जरा एक बार यहां पर देख लीजिए, कैसे जो तमाम लोग हैं यहां पर उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। जरा इरफान अंदर की तस्वीर एक बार दिखाइए, आपको देखेंगे कि जो गाड़ियों की कतार है वो साफ तौर पर यहां पर देखी जा सकती है। सिक्योरिटी पूरी तरीके से चाक चौबंद है, क्योंकि रास्ता बेहद छोटा है। जो उनके घर के बाहर का ये पूरा रास्ता है बेहद कंजेस्टेड है, वन वे है, और इसी वजह से कुछ समस्याएं भी यहां पर आती है। लेकिन आप देखिए कि कैसे फिर भी जो लगातार उनके समर्थक है वो यहां पर पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें बधाई देने वालों का जो तांता है वो यहां पर लगा हुआ है। और जिसका जिक्र आपने किया कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से वैसी ही स्थितियां जो शिवसेना के सामने, शिंदे गुट के सामने, उद्धव गुट के सामने थी, क्या वैसी एक बार फिर से बन सकती हैं? हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कहा जाए कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये भी कहना गलत होगा। लेकिन अब तस्वीर क्योंकि साफ होती हुई दिख रही है, क्योंकि चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिख दी गई। शरद पवार जब सबसे पहले सामने आते हैं वो ये कहते हैं कि हम कोर्ट का रुख नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रिया सुले जब देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो उनकी तरफ से भी जानकारी दी जाती है कि हमने जो है वो चिट्ठी लिख दी है, ईमेल हम यहां पर जो है वो चुनाव आयोग को कर दिया है, और 9 लोगों को, क्योंकि एक सेफ जोन जो है वो खेलने की कोशिश यहां पर की गई है कि सेफ जोन में अभी खेला जाए। 40 विधायकों के ऊपर आपके पास इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे अपने घर पर राज ठाकरे की बैठक होगी। बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने यह बैठक बुलाई है, जो कि आज सुबह 10 बजे तय किया गया है समय। राज ठाकरे के घर पर ही सुबह 10 बजे यह बैठक होनी है, यानी कि बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। चाहे आप राज ठाकरे को देख लीजिए, चाहे आप कांग्रेस को देख लीजिए, उद्धव गुट को देख लीजिए, हर कोई बैठकों का दौर हर किसी की तरफ से शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, शिवसेना भवन के पास बैनर लगा है। एमएनएस नेता लक्ष्मण पाटिल ने यह बैनर लगाया है जिसमें उद्धव राज को एकजुट होने की अपील की गई है, यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वापस से एकजुट हो जाए, यह अपील इस बैनर के जरिए की गई है। एमएनएस नेता लक्ष्मण ने यह बैनर लगाया है। तो क्या जिस तरीके से बैनर लगाया गया है इसको राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या आगे जाकर इसका कोई फ्यूचर नजर आता है?